हेलो एवरीवन। आज हमारी 6th क्लास है मध्य प्रदेश भूगोल के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज की। जैसा कि आपको पता है, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट कराए जा रहे हैं। ठीक है। अब जिनमें जो पार्ट ए है, यानी कि मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान है, उसकी हम प्रैक्टिस करते जा रहे हैं। साथ साथ में हम मध्य प्रदेश का भूगोल पढ़ते भी जा रहे हैं। तो आज हमारी ये 6th क्लास है एमसीक्यू सीरीज की। चलिए शुरुआत करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसका पहला क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश से संबंधित कर्क रेखा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बताइए, आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं कि मध्य प्रदेश से संबंधित कर्क रेखा, कौन सी रेखा, कर्क रेखा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। ठीक है। अब इसके ऑप्शन दिए गए हैं। कर्क रेखा, पहला स्टेटमेंट है ये कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के मध्य से गुजरती है। ठीक है। इसका दूसरा स्टेटमेंट दिया है, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है। इसका तीसरा स्टेटमेंट दिया है, इन जिलों का पश्चिम से पूर्व की तरफ क्रम दिया हुआ है कि रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, राजगढ़, शाजापुर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह। आप इन तीनों स्टेटमेंट को अच्छी तरह से गौर से पढ़ें। ठीक है। और फिर बताएं कि इनमें से कौन सा सही है। इसके विकल्प हैं, केवल एक सही है, इसका दूसरा विकल्प है एक और दो, तीसरा है दो और तीन, या फिर चारों सही है। तो आपके हिसाब से बताइए कौन सा कथन सही है कर्क रेखा के बारे में। तो एक एक करके हम देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के मध्य से गुजरती है। तो देखो, ये तो बिल्कुल स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि कर्क रेखा मालवा के बिल्कुल मध्य मध्य से और मध्य प्रदेश के भी बिल्कुल मध्य से गुजरती है। ठीक है। इसका जो अक्षांशीय विस्तार है कर्क रेखा का, वो कितना है, 23.5 डिग्री नॉर्थ में। ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ में। तो जो कर्क रेखा है वह मालवा के क्षेत्र के मध्य से गुजरती है। दूसरा ऑप्शन है, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है। यह भी बिल्कुल सही है, मध्य प्रदेश के 14 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। तीसरा स्टेटमेंट, इसका पश्चिम से पूर्व की तरफ जो क्रम है वह रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, राजगढ़, शाजापुर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, दमोह। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए और दो, ऑप्शन एक और दो। ठीक है। ऑप्शन जो तीसरा है वह सही नहीं है। इसका क्रम कैसा है, इसका क्रम देखते हैं हम। रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया, शहडोल। यह इसका सही क्रम है, यह इसका सही क्रम है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित पहाड़ियों को पश्चिम से पूर्व की दिशा में क्रमबद्ध करें। अगेन ये क्रमबद्ध करने वाले दिशा के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। इसके लिए हमें अच्छे से अध्ययन की आवश्यकता होती है। अच्छे से अगर हमने किसी टॉपिक को पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखते हैं। अखरानी की पहाड़ी, फिर है असीरगढ़ की पहाड़ी, फिर है बड़वानी की पहाड़ी, और फिर राजपीपला की पहाड़ी। चारों ये ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने कि क्या है इसका सही क्रम। आप क्रम के अनुसार वीडियो को रोक के आप क्रमानुसार देख सकते हैं इसको। हम इसका लगातार देखते हैं। इसका आंसर बता देता हूँ मैं आपको। तो इसका सही आंसर है, सबसे पहले तो देखो, पश्चिम से अगर पूर्व की तरफ देखे जाए, ऐसा पश्चिम से पूर्व की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले पड़ेगी राजपीपला की पहाड़ी, पश्चिम से राजपीपला की पहाड़ी। ठीक है। फिर उसके बाद में अखरानी की पहाड़ी, अखरानी की पहाड़ी। ठीक है। फिर तीसरा है बड़वानी की पहाड़ी, फिर उसके बाद में पड़ेगी बड़वानी की पहाड़ी। फिर सबसे लास्ट में अगर पश्चिम से पूर्व की तरफ देखा जाए तो फिर होगा असीरगढ़ की पहाड़ी, असीरगढ़ की पहाड़ी। ये क्रम होगा पश्चिम से पूर्व की तरफ। ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि पहले है राजपीपला की पहाड़ी, फिर है अखरानी की पहाड़ी, फिर है बड़वानी की पहाड़ी, फिर है असीरगढ़ की पहाड़ी। ठीक है। अगला इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यह सतपुड़ा मैकाल श्रृंखला की पहाड़ियां हैं। इनका क्रम पश्चिम से पूर्व में दिया हुआ है। राजपीपला की पहाड़ी, फिर अखरानी, फिर बड़वानी, फिर बीजागढ़, और फिर असीरगढ़। अगर बीजागढ़ दिया होता तो बीजागढ़ ही बीच में आता। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भांडेर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। भांडेर श्रेणी है, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है जो विंध्याचल पर्वतमाला के अंतर्गत आती है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसके ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। ऑप्शन है मिकाई चोटी, ऑप्शन बी है सद्भावना चोटी, ऑप्शन सी है धूपगढ़ चोटी, या फिर ऑप्शन डी कास्केड चोटी। तो देखो, जैसा कि हम लोगों को पता है कि मध्य प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी है वह कौन सी है, धूपगढ़ की चोटी मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 1350 मीटर। जो धूपगढ़ है उसकी जो सबसे जो उसकी ऊंचाई है 1350 मीटर, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। प्रश्न में पूछा है भांडेर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, तो इसका सही जवाब है सद्भावना चोटी, सद्भावना चोटी, जो कि दमोह जिले में स्थित है। कहाँ पर है, दमोह जिले में। ऐसे काल, इसे क्या कहते हैं हम,
इसे कालूमार चोटी भी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 752 मीटर। ठीक है, सद्भावना शिखर, गुडविल पीक भांडेर श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, इसकी ऊंचाई 752 मीटर है। इसे हम कालूमार चोटी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मालवा पठार किससे बना है? प्रश्न है, मालवा पठार का निर्माण जो है वो किस से बना हुआ है? अवसादी चट्टानों से बना है, या रूपांतरित चट्टानों से, या दक्कन ट्रैप से, या फिर अवशिष्ट पदार्थ से? बताइए, तो इसका सही जवाब क्या है? मालवा पठार है, उसका निर्माण किससे हुआ है? दोस्तों, मालवा पठार जो है मध्य प्रदेश के 28% भाग पर पाया जाता है। ठीक है, 28% क्षेत्रफल मध्य प्रदेश का है, उसका 28% मालवा का पठार है। यहाँ पर सम जलवायु पाई जाती है। कैसी जलवायु पाई जाती है? सम जलवायु। यानी कि या तो गर्मी में अधिक गर्मी पड़ रही है वहां पे, ना सर्दियों में अधिक सर्दी पड़ती है ना। इसे फाइयान ने विश्व की श्रेष्ठ जलवायु कहा है। क्या कहा है? विश्व की श्रेष्ठ जलवायु कहा है। जो चीनी यात्री फायन आता है, उसने विश्व की श्रेष्ठ जलवायु कहा है मालवा के क्षेत्र को। तो बताइए है, मालवा पठार का निर्माण किससे हुआ? तो इसका सही जवाब है दक्कन ट्रैप से। दक्कन ट्रैप से हुआ है। इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी, दक्कन ट्रैप। ठीक है, इसे एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मालवा पठार का निर्माण दक्कन ट्रैप की लावा और बैसाल्ट चट्टानों के टूटने से हुआ है। कुल क्षेत्रफल का जैसे मैंने बताया 28%। इसके प्रमुख जिलों में इंदौर, देवास, उज्जैन, ये सब देव आगर मालवा रतलाम धार सब इसी के प्रमुख जिले हैं। और जैसे समशीतोष्ण जलवायु यहाँ पे पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उच्च भूमि क्षेत्र के संदर्भ में असत्य है? यहाँ पे पूछा है असत्य। यहाँ पे क्या पूछा है? असत्य पूछा है। आपको इस चीज का विशेष ध्यान देना है कि फॉल्स पूछा जा रहा है या ट्रू पूछा जा रहा है एग्जाम में। इसके ऑप्शन है, नर्मदा सोन घाटी के त्रिभुजाकार पठार को केंद्रीय उच्च भूमि कहा जाता है। ये जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है ना, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, ये एग्जाम में आजकल एमपीपीएससी के द्वारा बहुत पूछे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डायरेक्ट फैक्ट पूछ लिया आपसे, अब एक स्टेटमेंट पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैं आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ कि आपको प्रैक्टिस में आ जाए। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन था, नर्मदा सोन घाटी के त्रिभुजाकार पठार को केंद्रीय उच्च भूमि कहा जाता है। ऑप्शन बी है, ताप्ती नदी इस क्षेत्र की उत्तरी सीमा बनाती है। ऑप्शन सी, यह क्षेत्र गंगा नदी बेसिन का भाग है। ऑप्शन डी, इस क्षेत्र में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का विस्तार पाया जाता है। तो आपके अनुसार इसका जो है गलत आंसर क्या है, मतलब गलत ऑप्शन क्या है मध्य भारत के उच्च भूमि क्षेत्र के संदर्भ में? तो इसका एक एक करके देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट दिया था, नर्मदा सोन घाटी के त्रिभुजाकार पठार को केंद्रीय उच्च भूमि कहा जाता है। यह बिल्कुल सही है। ठीक है, जो त्रिभुजाकार है नर्मदा सोन घाटी का, उसके जो केंद्रीय जो त्रिभुजाकार पठार है उसको क्या कहते हैं? हम केंद्रीय उच्च भूमि कह जाते हैं। अगला है, ताप्ती नदी इस क्षेत्र का उत्तरी सीमा बनाती है। तो ताप्ती नदी नहीं बनाती है इसकी उत्तरी सीमा। ठीक है, तो वैसे आंसर तो हमारा मिल गया, ऑप्शन बी हमारा आंसर है। अगला स्टेटमेंट देख लेते हैं, यह क्षेत्र गंगा नदी बेसिन का भाग है। बिल्कुल सही। इस क्षेत्र में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का विस्तार पाया जाता है। यह भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका गलत आंसर है, क्योंकि इसकी उत्तरी सीमा बनाती है यमुना नदी। इसकी जो उत्तरी सीमा बनाती है इस क्षेत्र की, यमुना नदी। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि उत्तरी मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा तो चंबल नदी भी बनाती है, चंबल नदी बनाती है, लेकिन यहाँ पर इस भूमि का पूछा है, मध्य भारत के उच्च भूमि क्षेत्र के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, जिसकी उत्तरी सीमा क्या बनाती है? उत्तर यमुना नदी बनाती है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि इस क्षेत्र की उत्तरी सीमा ताप्ती नदी नहीं है। इस क्षेत्र की उत्तरी सीमा सामान्यतः यमुना नदी बनाती है। ठीक है, यमुना नदी बनाती है। त्रिकोणीय पठार जो मध्य प्रदेश के दक्षिण में नर्मदा सोन घाटी, पूर्व में कैमूर की कगार, पश्चिम में अरावली की पहाड़ियों के बीच स्थित है, जो को केंद्रीय उच्च भूमि कहते हैं। जैसे जो तीन बेसिकली ट्रायंगल दिया गया है, तो मध्य प्रदेश के दक्षिण में नर्मदा सोन घाटी, ये क्या है? नर्मदा सोन घाटी। ठीक है, पूर्व में कैमूर की कगार, पूर्व में क्या है? ये कैमूर की कगार, और पश्चिम में अरावली। यहाँ पे पश्चिम में क्या है? अरावली। तो जो त्रिकोणीय उसको क्या बोलते हैं? मध्य उच्च भूमि। ठीक है, यह गंगा नदी बेसिन का भाग है, और यह विंध्याचल पर्वतमाला का विस्तार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले में भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुपात में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? मतलब इन चारों में से किस ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर वन क्षेत्र सर्वाधिक है? ऑप्शन है इंदौर, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी रतलाम, ऑप्शन डी श्योपुर। तो वैसे तो वन क्षेत्र के अनुसार अगर देखा जाए तो बालाघाट में है सबसे ज्यादा, लेकिन ऑप्शन में बालाघाट है नहीं है हमारे में, तो हमें ऑप्शन के हिसाब से चलना है। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब होगा श्योपुर। ऑप्शन के हिसाब से सही जवाब क्या है? श्योपुर। ठीक है, अगर इसकी रैंकिंग वाइज देख लिया तो सर्वाधिक बालाघाट में, फिर श्योपुर में, फिर उमरिया में, फिर मंडला में। ठीक है, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में जैव विविधता प्रशिक्षण केंद्र स्थित है? बताइए, मध्य प्रदेश के किस जिले में जैव विविधता प्रशिक्षण केंद्र स्थित है? आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, बालाघाट, उमरिया, छिंदवाड़ा, बालाघाट, उमरिया, छिंदवाड़ा और शहडोल।
तो इसका सही जवाब क्या है बताइए? तो जैव विविधता प्रशिक्षण केंद्र जो है वह है उमरिया में। जैव विविधता प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? उमरिया में। ठीक है, जिसकी जो कहाँ पर है जैव विविधता प्रशिक्षण केंद्र? उमरिया जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश के किस पठारी भाग में सर्वाधिक मृदा अपरदन की समस्या पाई जाती है? ऑप्शन है मालवा का पठार, ऑप्शन बी बुंदेलखंड का पठार, ऑप्शन सी रीवा पन्ना का पठार, या फिर ऑप्शन डी मध्य भारत का पठार। बेसिकली मृदा अपरदन की समस्या पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी में। कहाँ पे? जलोढ़ मिट्टी में। और जो मृदा अपरदन हो रहा है वह किस नदी की वजह से हो रहा है? चंबल नदी। जो चंबल नदी वाला क्षेत्र है उस एरिया में यह मृदा अपरदन की समस्या देखी जा रही है। तो आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा? मध्य भारत का पठार। इसका सही जवाब क्या होगा? मध्य भारत का पठार। ठीक है, मध्य भारत के पठार में ही मृदा अपरदन की समस्या ज्यादातर पाई जाती है, जो कि प्रमुख जिलों में भिंड, मुरैना, श्योपुर, जहाँ की चंबल नदी प्रवाहित होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मध्य प्रदेश के किस जिले में सतपुड़ा पर्वतमाला स्थित नहीं है? मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है यहाँ पर सतपुड़ा पर्वतमाला स्थित नहीं है? ऑप्शन है बड़वानी, ऑप्शन बी बुरहानपुर, ऑप्शन सी खरगोन, या फिर ऑप्शन डी धार। आपको एक एक चीज मैं आपको बता दूंगा। आपकी जो सारी तैयारी है वह इन्हीं एमसीक्यूज के माध्यम से करवा रहा हूँ मैं। बाकी क्लासेस चल रही हैं आपकी 1 बाय 1 करके। ये रैपिड सीरीज है। मैं यह मान के चलता हूँ कि आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है ज्योग्राफी और आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो आप वीडियो को रोक भी सकते हो अगर आपको सोचना है तो। समझ रहे हो? अगर मैं एक एक दो दो घंटे का लेक्चर बिना किसी मतलब के अगर डाल रहा हूँ तो कोई मतलब नहीं है। आपके पास पॉज करने का ऑप्शन है, आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ सकते हो। तो इस क्वेश्चन ने पूछा है मध्य प्रदेश के किस जिले में सतपुड़ा पर्वतमाला स्थित नहीं है? ऑप्शन मैंने बता दिया, तो इसका सही जवाब है धार में। धार में सतपुड़ा पर्वतमाला स्थित नहीं है। सतपुड़ा पर्वतमाला का जो टोटल है मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 11% है। कितना परसेंट है? 11%। इसके प्रमुख जिलों में बालाघाट, छिंदवाड़ा, पांडुना, सिवनी, खंडवा, खरगोन, नर्मदापुरम आते हैं। धार इस जिला इस पर्वतमाला में स्थित नहीं है। और इसी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी मैंने बताई थी अभी थोड़ी देर पहले, धूपगढ़ है, जो कि मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में वन अनुसंधान एवं मानव विकास संस्थान के किस जिले में स्थित है? जो संस्थान है इनसे क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं कि किस जिले में है, जिला पूछ लेंगे, या फिर किस वर्ष स्थापित किया गया था ये पूछ लेंगे। तो आपको ओवरव्यू पता होना चाहिए। तो वन अनुसंधान जो प्रमुख प्रमुख संस्थान है बेसिकली उनके बारे में पता होना चाहिए। वन अनुसंधान एवं मानव विकास संस्थान की स्थापना किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है छिंदवाड़ा, जबलपुर, बैतूल, या फिर धार। तो बताइए इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है जबलपुर, छिंदवाड़ा में। इसका सही जवाब क्या आ गया? छिंदवाड़ा में। जो वन अनुसंधान एवं मानव विकास संस्थान है वो किस जिले में? छिंदवाड़ा में। छिंदवाड़ा जिले में यह स्थित है। ठीक है, जिसकी स्थापना 1995 में की गई थी। इसकी स्थापना 1995 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के विभाजन के बाद, विभाजन मतलब जो 2000 में 1 नवंबर 2000 में, कब? 1 नवंबर 2000 में नवीन पुनर्गठन हुआ था, जिसमें छत्तीसगढ़ को अलग किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ था। तो उसके बाद पूछ रहे हैं कि राज्य की नई वन नीति कब लागू हुई थी? देखो, आजादी के बाद तो नई वन नीति जो आई थी 1952 में आ गई थी। अगर प्रश्न में पूछा जाए आजादी के बाद प्रथम वन नीति कब आई, तो 1952 आपका सही जवाब होगा। लेकिन पूछा है इसमें कि मध्य प्रदेश के विभाजन के बाद नई वन नीति कब आई, तो मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ था 1 नवंबर 2000 को। उसके बाद नई वन नीति आई थी 2005 में। 2005 में आई थी। ठीक है, प्रथम वन नीति 1952 में, नई वन नीति 2005 में लागू हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दीनदयाल वनांचल योजना की शुरुआत जो है किस वर्ष हुई थी? कौन सी योजना? दीनदयाल वनांचल योजना। दीनदयाल वनांचल योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 2015, 2016, 2017, 2018। तो इसका सही जवाब है आपके सामने 2016। दीनदयाल वनांचल योजना की जो शुरुआत है वो वर्ष 2016 में हुई थी। एग्जैक्ट डेट है 20 अक्टूबर 2016 को। इसका उद्देश्य क्या था? वनवासियों तक सरकारी पहुंच योजनाओं को पहुंचाना। बेसिकली देखो क्या होता है कि गवर्नमेंट योजनाओं को लागू तो कर देती है, लेकिन उनका क्रियान्वयन ठीक ढंग से हो भी रहा हो, लेकिन जो उनके बेसिकली मेन जो ऑब्जेक्ट है, जो उनका उद्देश्य है कि उन तक वह योजना पहुंचे, जो सरकारी योजनाओं का जो लाभ है बिल्कुल लास्ट तक पहुंचे, मतलब जो सबसे पिछड़े लोग हैं वहां तक पहुंचे। तो उसके लिए इस तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो वनवासियों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसके लिए दीनदयाल वनांचल योजना की शुरुआत की गई थी। दीनदयाल वनांचल योजना की शुरुआत की गई थी 20 अक्टूबर 2016 को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ की स्थापना कब हुई? प्रश्न क्या है? मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ की स्थापना कब हुई? ऑप्शन आपके सामने दिए गए 1981, 1984,
1989, 1992। बताइए इसका सही जवाब क्या है आपके अनुसार? बताइए मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है 1984 में। वर्ष 1984 में मध्य प्रदेश राज्य लघु वानिकी उत्पाद व्यापार एवं विकास सहकारी संघ की स्थापना हुई थी। इसका कार्य क्या है? लघु वनोपजों का संग्रहण, व्यापार प्रबंधन और विपणन करना, यानी कि मार्केटिंग करना। ठीक है, मैनेजमेंट में मार्केटिंग करना। अंकुर योजना का संबंध किससे है? अगला क्वेश्चन, अंकुर योजना जो है उसका संबंध किससे है? उद्योगों को प्रोत्साहन, कृषि को बढ़ावा देना, या फिर वृक्षारोपण को प्रोत्साहन, या फिर व्यापार को बढ़ावा देना। बताइए इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वृक्षारोपण को प्रोत्साहन। ऑप्शन सी, वृक्षारोपण को प्रोत्साहन। और इसकी शुरुआत हुई थी 22 मई 2021 से। 22 मई 2021 को इसकी शुरुआत की गई थी, इसकी अंकुर योजना की। इसका उद्देश्य था इनकरेजमेंट ऑफ ट्री प्लांटेशन, है ना, इनकरेजमेंट ऑफ ट्री प्लांटेशन, यानी कि वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देना। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में वानिकी संदेश और वन धन पत्रिका किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? यह मासिक पत्रिकाएं होती है। देखो, पत्रिकाओं से क्वेश्चन एक दो पूछा जाता है, ठीक है, या तो इस यहाँ से पूछ लेंगे पत्रिकाओं से, या फिर जो इतिहास के प्रश्नों, जो इतिहास में जो पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही हैं, जैसे प्राचीन इतिहास में हो गया, मध्य आधुनिक आधुनिक भारत में, बेसिकली हमें भी पत्रिका, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वानिकी संदेश और वन धन पत्रिका किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो इसके ऑप्शन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल, स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जबलपुर, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जबलपुर, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जबलपुर। स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जबलपुर के द्वारा वानिकी संदेश और वन धन पत्रिका प्रकाशित की जा रही है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1963 में। अगर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राज्य वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर की स्थापना कब हुई, तो 1963 में। इसका कार्य वनों से संबंधित अनुसंधान कार्य को बढ़ावा देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की कौन सी रामसर आर्द्रभूमि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटी है? देखो, मैंने पहले भी बताया है, मैं फिर से बता देता हूँ आपके रिवीजन के लिए। जो रामसर साइट्स हैं, रामसर साइट्स हैं, बेसिकली रामसर एक शहर है, कहाँ पर है? ईरान में। रामसर कहाँ पर है? ईरान में। यहाँ पे वर्ष 1971 में एक सम्मेलन हुआ, जिसे हम रामसर सम्मेलन कहते हैं। इसमें आर्द्रभूमियों के संरक्षण को बढ़ावा, मतलब आर्द्रभूमियों का संरक्षण किया जाए, उसके लिए एक सहमति बनी थी। और उसी सहमति के आधार पर मध्य प्रदेश में भी टोटल कितनी रामसर साइट है? 5 रामसर साइट है, जिसमें से नवीन कौन सी है? तवा जलाशय। तवा जलाशय नवीन कौन सी है? तवा, जो कहाँ पर है? नर्मदापुरम में। तवा जलाशय कहाँ पर? नर्मदापुरम में। तो अभी प्रश्न पूछा है कौन सी रामसर आर्द्रभूमि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटी है? तो इसके ऑप्शन दिए गए, यशवंत सागर, ऑप्शन बी शांति सागर, ऑप्शन सी सिरपुर आर्द्रभूमि, ऑप्शन डी भोज आर्द्रभूमि। तो इसका सही जवाब होगा सिरपुर आर्द्रभूमि। कौन सा है? सिरपुर वेटलैंड जो है क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा है। और जो सबसे बड़ा है वो कौन सा होगा? भोज आर्द्रभूमि, मध्य प्रदेश का। भोज आर्द्रभूमि को कब शामिल किया गया था? तो वर्ष 2002 में। इसी के अनुसार सभी दिए गए। शांति सागर झील कहाँ पर है? शिवपुरी में, इसको शामिल किया गया था 2022 में। यशवंत सागर कहाँ पर है? इंदौर में, इसको कब शामिल किया गया? 2022 में। सिरपुर तालाब, जो इंदौर की सबसे, एमपी का सबसे छोटा रामसर साइट है, कौन सा? सिरपुर, कहाँ पर है? इंदौर में। इसको भी वर्ष 2022 में शामिल किया गया था। यानी कि 2022 में 3 शामिल हुए हैं। पहला हुआ था 2022 में भोज, उसके बाद 3 हुए 2022 में, और 2024 में हुआ नवीन, यानी कि तवा जलाशय, जो कहाँ पर है? नर्मदापुरम में, जो है नर्मदापुरम में, वर्ष 2024 में शामिल किया गया था। ठीक है, मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? बताइए, जो राष्ट्रीय उद्यान है वह मध्य प्रदेश का कौन सा है जो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? इसका ऑप्शन है माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, या फिर पेंच राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका सही जवाब क्या है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसको राष्ट्रीय उद्यान वर्ष 1968 में इसकी स्थापना की गई थी। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष 1968 में की गई थी। कहाँ पर? उमरिया जिले में। इसे प्रोजेक्ट टाइगर में 1993 में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था? 1993 में, जो कि 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। सर्वाधिक बाघों की घनता या सर्वाधिक घनत्व जो है बाघों का, वो यहीं पर है। सर्वाधिक घनत्व बाघों का यहीं पर पाया जाता है। कहाँ पर? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। अगला क्वेश्चन है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित तथ्य पर विचार करें। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में तथ्य दिए गए हैं, आप इनके बारे में विचार करें। पहला है मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन बी मंडला बालाघाट जिलों में स्थित है। हालो और बंजर घाटियां इसी पार्क में स्थित है। इसे 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी 1, 2 और 3, या फिर ऑप्शन डी चारों सभी, उपरोक्त सभी। तो देखो, यह मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, यह बिल्कुल सही है।
ठीक है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। यह मंडला और बालाघाट जिलों में स्थित है, यह भी बिल्कुल सही है। हालो और बंजर घाटियां इसी पार्क में स्थित है, यह भी बिल्कुल सही है। इसे 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल नहीं किया गया था, बल्कि वर्ष 1974 में शामिल किया गया था। कब किया गया था? 1974 में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। देखो, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो 1973 में भारत में की गई थी, लेकिन मध्य प्रदेश में से 1974 में शुरुआत किया गया था। ठीक है, जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसको इंडिया में तो 1973 में शामिल शुरू किया गया था, लेकिन एमपी में 1974 में शुरू किया गया था। ठीक है, और पहला टाइगर रिजर्व कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया था। 1955 में इसकी स्थापना की गई थी, 1974 में से प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वीरांगना रानी दुर्गावती वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई? कौन सी वीरांगना रानी दुर्गावती वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना 1975 में हुई, 1983 में हुई, 1968 में हुई और 1997 में हुई? पहला ऑप्शन 1975, दूसरा 1983, तीसरा 1968 या फिर 1997। तो इसका सही जवाब है 1997 में राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य वीरांगना दुर्गावती वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना हुई थी 1997 में, जिसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था 2023 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ऐसा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है जिसने आधिकारिक रूप से बारहसिंगा को भूरसिंगा बारहसिंगा के रूप में शुभंकर जारी किया गया था? तो एकमात्र अभी तक शुभंकर जारी किया गया राष्ट्रीय उद्यानों में मध्य प्रदेश के संदर्भ में, जो कि है कौन सा है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, जिसको जारी किया था किसने? रोहन चक्रवर्ती ने। किसने? रोहन चक्रवर्ती ने। कब जारी किया गया था? वर्ष 2017 में। वर्ष 2017 में जारी किया गया था। तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जिसका शुभंकर जारी किया गया था भूरसिंगा बारहसिंगा रोहन चक्रवर्ती के द्वारा वर्ष 2017 में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, हरसी परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है ग्वालियर, ऑप्शन बी मुरैना, ऑप्शन सी शिवपुरी या फिर ऑप्शन डी दतिया। तो हरसी परियोजना जो है मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में अवस्थित है, मतलब ग्वालियर जिले में स्थित है। ठीक है, यह मतलब पूरी तरह से मिट्टी से बनी हुई परियोजना है, और यह पार्वती नदी, सिंध नदी की सहायक नदी है पार्वती नदी, उस पर यह परियोजना बनाई गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, धसान और बीना नदियां किस नदी की सहायक नदियां हैं? कौन सी? धसान और बीना नदियां किस नदी की सहायक नदियां हैं? ऑप्शन है माही नदी, ऑप्शन बी ताप्ती नदी, ऑप्शन सी सोन नदी और ऑप्शन डी बेतवा नदी। तो धसान और बीना नदियां किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो इसका सही जवाब है धसान और बीना नदियां सहायक नदियां हैं बेतवा नदी की, बेतवा नदी की। ठीक है, धसान और बीना नदियां बेतवा नदी की सहायक नदियां हैं। बेतवा नदी को बुंदेलखंड की जीवन रेखा भी कहते हैं। ठीक है, इसका उद्गम स्थान कहाँ से? कुमरा गांव रायसेन से बेतवा नदी का उद्गम होता है। यह उत्तर प्रदेश में जाके यमुना नदी में जाके मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 590 किलोमीटर है, जो कि मध्य प्रदेश में 232 किलोमीटर है। धसान धसान बीना जामनी इसकी प्रमुख नदियां, सहायक नदियां हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जोहिला नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? महकाल में, धूपगढ़ में, कैमूर में या फिर मुल्ताई में? जो जोहिला नदी है उसका उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो जोहिला नदी का उद्गम स्थल है मैकाल रेंज में। मैकाल रेंज में जोहिला नदी का उद्गम स्थल मैकाल रेंज में है, जो कि अनूपपुर में है। संगम इसका सोन नदी में जाकर मिल जाती है उमरिया में। जोहिला नदी कहाँ जाके मिल जाती है? सोन नदी में। सोन नदी की प्रमुख सहायक नदी हो गई फिर ये। अगला क्वेश्चन, राजघाट बहुउद्देशीय परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? देखो, सबसे पहले राजघाट परियोजना को रानी अवंतीबाई परियोजना के, रानी लक्ष्मीबाई परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। रानी लक्ष्मीबाई परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और यह किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य की संयुक्त परियोजना है। किन दो राज्यों की? मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के राज्य की संयुक्त परियोजना है। मध्य प्रदेश में अशोकनगर और उत्तर प्रदेश में ललितपुर। ललितपुर राज्य की, मतलब ललितपुर जिले हैं, वहां पे मिली हुई है। और इस किस नदी पर है? बेतवा नदी पर है। इसके अन्य नाम क्या है? रानी लक्ष्मी परियोजना। ठीक है, वेनगंगा नदी किस जिले से होकर बहती है? तो वेनगंगा नदी यहाँ पे ओरिजिन नहीं पूछा है, यहाँ ओरिजिन नहीं पूछा गया है कि वेन नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ये नहीं पूछा गया है। यहाँ पूछा है किस जिले से होकर बहती है, यानी कि 3 जिले हैं जहाँ से होकर नहीं बहती है। तो इसका ऑप्शन है बैतूल, ऑप्शन बी डिंडोरी, ऑप्शन सी बालाघाट, ऑप्शन सी खंडवा। सबसे इसके उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम होता है सिवनी जिले से। सिवनी जिले से उद्गम होता है। ठीक है, लेकिन ये इसमें पूछा है किस जिले से होकर बहती है, तो जैसा कि अगर आप थोड़ा सा अंदाजा लगाना है तो सिवनी के पास बालाघाट है। तो इसका सही जवाब क्या है? बालाघाट। बालाघाट जिले से होकर यह प्रभावित होती है सिवनी नदी से। सिवनी जिले से इसका परसवाड़ा पठार से सिवनी से इसका उद्गम होता है। इसकी लंबाई 570 किलोमीटर है। सहायक नदियों में वर्धा, बाघ, बामथड़ी, पेंच इसकी सहायक नदियां हैं। वर्धा नदी में आगे जाके मिल जाती है, जो कि आगे चल के प्राणिता नाम कहलाती है इसका। इसके प्रमुख जिले में सिवनी बालाघाट से होकर प्रभावित होती है। ठीक है, यानी कि जो वेनगंगा नदी है और प्लस वर्धा नदी है, वेनगंगा प्लस वर्धा यानी कि प्राणिता। ठीक है,
तो ठीक है, आज की क्लास यही खत्म होती है। 25 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, 25 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए हैं। ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुके हैं और एग्जाम में आने के लिए बहुत ज़्यादा संभावना बनी रहती है, क्योंकि सारे क्वेश्चन मतलब हाई इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई लेक्चर पसंद आया हो, अगर कोई फीडबैक है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कहीं कोई त्रुटि हुई हो तो उसका भी आप बता सकते हैं, उसका भी समाधान किया जाएगा। ठीक है, वैसे पूरी ध्यान रखा जाता है प्रत्येक लेक्चर को, प्रत्येक क्वेश्चन को, कि कोई गलती ना हो, लेकिन अगर हो जाए बाई चांस तो आप बता सकते हैं। और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर जरूर करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।